यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के केवल 25 दिन रह गए हैं। किस तरीके से आप लोगों को मॉक टेस्ट देना, आखिरी के जो 2 से 3 हफ्ते होते हैं उसमें कैसी हम लोग को तैयारी रखें, और यही 25 दिन है जो कि आप डिसाइड करेंगे कि आप एग्जाम में फाइनली सिलेक्शन ले पाते हो या फिर नहीं। 5 बार मैथ्स में मैंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया हुआ है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 एंड 2023 में फाइनली सिलेक्शन ले चुका हूँ एंड पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, और एक बार फिर से आपका यूपी एग्जाम्स लैब पर बहुत बहुत स्वागत। अब यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के केवल 25 दिन रह गए हैं एंड पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, और यही 25 दिन है जो कि आप डिसाइड करेंगे कि आप एग्जाम में फाइनली सिलेक्शन ले पाते हो या फिर नहीं। तो आपके लिए एक बहुत ही बारीक स्ट्रैटेजी मैं लेकर आया हूं कि अगले 25 दिन में किस तरीके से पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, कैसे आप लोग चैप्टर्स की जो है प्रैक्टिस करेंगे एंड किस तरीके से आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। अब इस स्ट्रैटेजी की शुरुआत करने से पहले बता दूं, मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 एंड 2023 में फाइनली सिलेक्शन ले चुका हूं एंड इसके अलावा 5 बार मैथ्स में मैंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2022 2023 में, एसएससी फेज 9, एसएससी फेज 12 में, इसी के साथ एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, तो जो भी स्ट्रैटेजी यहां पर मैं बताऊंगा, जितने भी पेपर मैंने क्वालिफाई किया है उसमें जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे रहे उसको ध्यान में रखते हुए कि आखिरी के जो 2 से 3 हफ्ते होते हैं उसमें कैसी हम लोग को तैयारी रखनी होती है। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहां पर पहली बार आए हैं, आपको बताऊं कि इस स्ट्रैटेजी को देखो मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स का आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आप लोग से एग्जाम में पूछी जाएंगी। फिर दूसरा हमारा पार्ट यहां पे रहेगा स्ट्रैटेजी का कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगा, यानी कि भाई प्रतिशत अगर है तो उससे कितने सवाल एग्जाम में आएंगे, लाभ हानि आपका आ रहा है तो उससे कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एंड तीसरी और जो इस समय आप लोग के लिए सबसे जरूरी चीज है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अब समय देखो आप लोग के पास बिल्कुल नहीं रह गया कि आप लोग बेसिक से पढ़ने बैठ जाओ और प्रतिशत हेडिंग लगाई उसके नोट्स बनाने बैठ गए। समय इतना नहीं है। किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है कि हम लोग यार मेहनत कम करें और हम लोग को जो लाभ है वो ज्यादा मिले। इसको एक टर्म दिया गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि हम लोग को हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे, ये सब चीजें हम लोग इस स्ट्रैटेजी में जानेंगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 20 मिनट की स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि आपका जो गणित है इसमें कुल कितने चैप्टर्स आप लोग के आने हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं लाया हूं तो उसमें आप लोग को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, देखो आइए यहां पे आपको पहले मैं दिखा दे रहा हूं कि हमारे क्या क्या चैप्टर्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रतिशत, लाभ हानि और छूट, अनुपात समानुपात, साझेदारी, औसत, मिश्रण और संलयन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय चाल और दूरी, नाम और धारा, कार्य और समय, पाइप और टंकी। इसके साथ साथ संख्या प्रणाली, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, श्रृंखला, और ये श्रृंखला जो है ये रीजनिंग वाली से अलग है ना, सीरीज से उससे मत आप लोग कर लेना। यहाँ पर जो है समांतर श्रेणी और ये सारी हमारी जो है श्रेणियां इस्तेमाल होंगी, और इसके संग संग क्षेत्रमिति। फिर आखिरी में आप लोग का जो है 5 सवाल भाई आपके आएंगे डेटा व्याख्या या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो ये आपका गणित का पूरा सिलेबस है। एग्जाम में आप लोगों के लगभग 23 से 24 सवाल आते हैं। ठीक है, अगर मैं मैथ्स के सेक्शन की बात करूं तो फिक्स कोई नंबर नहीं है, 23 से 24 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। हो सकता है एक ज्यादा आ जाए, हो सकता है एक कम भी आए, है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि हर चैप्टर का वेटेज कितना, यानी कि हर भाई यहां पर चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यार प्रतिशत से आपके 2 सवाल आएंगे, लाभ हानि और डिस्काउंट छूट इससे भी 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और ये जो मैंने पूरा पैटर्न बनाया हुआ है इसमें खास तौर पे जो 2000 अभी आपका पेपर हो चुका था ना 24 में, जो 17 और 18 फरवरी का हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। जितनी चारों आपकी शिफ्ट हुई थी उसमें यह पैटर्न फॉलो हुआ था, है ना। अब जो अनुपात समानुपात और साझेदारी है,
इनसे आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि साझेदारी में भी एक तरीके से आप लोग देखोगे तो अनुपात का ही इस्तेमाल होता है। फिर आपके 1 से 2 प्रश्न आपके आते हैं औसत के। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसके सामने कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है एक भी सवाल एग्जाम में इससे ना आए, हो सकता है एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो बस सुनते चलिए आप लोग। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, हो सकता है एक सवाल आए, हो सकता है 2 सवाल आए, क्योंकि अभी जो पेपर आपका हुआ था 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें एक एक सवाल आया था, 2 शिफ्ट थी जिसमें 2 प्रश्न आपके आए थे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के। समय, चाल और दूरी के आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। नाव और धारा के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हो सकता है इससे प्रश्न ना आए, हो सकता है एक सवाल आपका आ जाए, है ना, क्योंकि ये दोनों जो होती है इसमें सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। सॉरी, इन दोनों में अगर आपने समय, चाल और दूरी पढ़ा हुआ है तो उसी का इस्तेमाल नाव और धारा में है। इस वजह से अगर इसके 2 क्वेश्चन में पूछ ले रहा है तो बहुत मुश्किल है कि नाव और धारा के सवाल वो पूछेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इन दोनों में भी सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। मैंने समय और कार्य के आगे लिखा कि 1 से 2 सवाल आते हैं, नल टंकी के आगे नहीं लिखा है, ठीक है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन उसका एक क्वेश्चन इसका आ जाए, या फिर दोनों क्वेश्चन आ जाए समय और कार्य के, नल और टंकी का एक को ना आए आपके पास सवाल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर कुछ चैप्टर्स देखता हूं तो नंबर सिस्टम के आपके 2 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी कि जिसमें विभाज्यता, इकाई का अंक पता लगाना होता है, शेषफल पता लगाना होता है, ये सब सवाल, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा, हर चैप्टर को प्रॉपर खोल के दिखाऊंगा कि आपको जैसे प्रतिशत है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है ना। अब एलसीएम एचसीएफ का आपका एक सवाल एग्जाम में आएगा, और भाई यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, इसके 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिलेगा सरलीकरण पे, ठीक है। कम मेहनत करोगे और 4 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में सही करके आ सकते हो इससे। फिर आपका एक प्रश्न आता है यहां पर सीरीज का, चारों शिफ्ट में एक एक सवाल आया हुआ था, ठीक है। श्रृंखला होती है, समांतर श्रेणी पे यहाँ पे सवाल बनते हैं, और एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति इसको बोलते हैं, 1 से 2 सवाल भी आ सकते हैं। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसका फिक्स होता है कि 5 सवाल आपके आएंगे ही आएंगे, और किस तरीके से आप लोग को पढ़ना है वो भी अब मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। देखो, मैं अब उन बच्चों के लिए एक एडवाइस देना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। ये केवल उन बच्चों के लिए एडवाइस है जिन्होंने ये 2 चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं। अब अगले 25 दिन में आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे इसके, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो इसको अब पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये 2 हमारे काफी बड़े चैप्टर होते हैं। इसमें जितना आप लोग समय लगाओगे, ठीक है, उसमें बाकी आप लोग के 3-4 चैप्टर्स हो सकते हैं। इस वजह से अगर अभी तक ये नहीं पढ़ा है, मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा, इसको करने की जरूरत नहीं है। और जो चीज बोल रहा हूं इसको यार मान लो, ठीक है। मैंने खुद 5 में 5 बार फुल में फुल स्कोर किया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टारगेट अचीव भी करवाया है, ठीक है। तो अभी आपकी मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए भाई? मेन मुद्दा आपका होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है, अभी फुल में फुल थोड़ी ना चाहिए, ठीक है। 23-24 में अगर 20 सवाल भी आप लोग करके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। ये बात समझ में आई? तो इसको आप लोगों को जो है छोड़ना है। मैं यहाँ पे सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पे मैंने काटा हुआ है, साधारण ब्याज बहुत सरल है, आप लोग इसको बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। फिर अब आप लोगों को भाई हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि मान लो प्रतिशत आप लोग उठाकर बैठे, तो प्रतिशत में देखने जाओगे कि यार 20 तरीके के सवाल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके एग्जाम में आएंगे, प्रश्न पत्र में आएंगे, वो केवल 4 से 5 वैरायटी के ही सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या क्या वो है आपके सामने यहां पर सीधा सीधा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हिंदी में भी दिखा दूंगा, चलो यहां पे देख लो। हमारे एक तरीके के सवाल बनते हैं मूल्य खपत वाले प्रश्न, फिर क्रमिक प्रतिशत के फॉर्मूले वाले सवाल बनते हैं हमारे, ये जो जिसमें ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, a+b+ab/100। फिर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन वाले सवाल, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिशत वितरण वाले प्रश्न। इसमें कौन से सवाल आते हैं मैं आपको अभी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए राम है, उसकी आय थी 10,000 रुपए, उसने 20% जो है अपनी आय का खर्चा कर दिया था रेंट में। शेष आय का वो 10% खर्चा कर दे रहा है मान लो खाने पीने में, फिर शेष आय का 40% वो खर्चा कर दे रहा है
ट्रांसपोर्ट में। तो ये जो होते हैं हमारे प्रतिशत वितरण वाले सवाल होते हैं, जरूर करके जाना, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके चुनाव वाले प्रश्न और फिर यहां पर इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल, बस इतना आप लोग को करके जाना है। ठीक है, ये मात्र में बताओ कि अगर पढ़ने बैठोगे एक तरीके के 10 सवाल लगा लिए, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आपने 10-10 जो है प्रश्न हर यहाँ पे वैरायटी के लगा लिए, आप लोग का पूरा जो है प्रतिशत तैयार हो गया। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मन में इच्छा आ रही कि नहीं मैं और भी चीजें करूंगा, क्या पता उससे सवाल आ जाए, छोड़ दो। ठीक है, इसी से प्रश्न जो है आप लोगों का जो प्रश्न पत्र है बनेगा, यही सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर कर रहे हो तो वो अपना ही समय आप जाया करोगे, जो कि आपके पास है नहीं, बहुत कीमती समय है आप लोग का, है ना। फिर मैं बात करूं अगर लाभ और हानि की, इसमें जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए ना, सिर्फ यही पढ़ के आप लोग चले जाओ, है ना, क्योंकि आपके पास अब उतना समय नहीं है कि सारी चीजें कवर करी जाए। इसमें आप लोगों को सबसे जो जरूरी चीज है वो करनी है, ये सारे टॉपिक हैं। एक आपका हो गया बेईमान दुकानदार वाला फंडा, है ना, जिसमें दुकानदार चोरी करके मुनाफा कमाता है। फिर एक यहां पर वैरायटी होती है जब जो विक्रय मूल्य होता है दो वस्तुओं को बेचने पे वो समान होता है। ठीक है, इसमें शॉर्टकट फॉर्मूले आपके होते हैं, ये आप लोग को पढ़ने हैं और इस पे सवाल लगाने हैं। फिर क्रमिक लेन देन जब होता है, किस तरीके के सवाल कि ए ने कोई सामान बी को बेचा, बी ने फिर सी को बेच दिया, सी ने आगे बेच दिया, तो ये हमारा क्रमिक लेन देन वाला हो गया। इसी तरीके से आपके ये जो 3 और वैरायटी लिखी हुई है इनको भी देख लेते हैं। ये हमारा आर्टिकल वाले सवाल हो गए। ठीक है, आर्टिकल पर आधारित प्रश्न। ये देखो, जब आप लोग को लाभ और हानि होती है वो क्या कहते हैं, वस्तु की जो क्वांटिटी होती है उसके फॉर्म में दी गई है, तो ये वाले सवाल भी खूब पूछे जाते हैं। इस बार 2024 में ही आया। मैंने बताया था कि ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा लेटेस्ट है एंड ये बेस्ट है इस समय के लिए, मैं आप लोग को दावे के संग बोल सकता हूं। ठीक है, फिर आप लोगों का होता है ये नंबर लाइन वाले सवाल होते हैं, जहां पर लाभ और हानि प्रतिशत का आप लोगों को अंतर दिया होता है। ठीक है, या फिर ये अंतर की मदद से आप लोग को आंसर निकालना होता है। और फिर यहां पे एक और कौन सी वैरायटी हो गई, यदि शुरुआती वाला आप लोग को विक्रय मूल्य दिया गया हो और नया विक्रय मूल्य जो है वो पता लगाना हो। ये मैंने आप लोग के लिख दिया और इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई क्या करने की अब आपको जरूरत है। पीडीएफ ये मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा उत्कर्ष सर मैथ्स के ऊपर। ठीक है, तो हर एक वहां पे वैरायटी आपको जाके खुद ही से देखनी पड़ेगी, मैं एक ओवरऑल आप लोग को यहां पर बता दे रहा हूं। इसी तरीके से भाई आप लोग डिस्काउंट करने जाओगे, बस ये 4 चीजें पढ़ लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग को ये क्रमिक वाला कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्रमिक छूट वाला प्रतिशत जो है ये पढ़ना पड़ेगा। इस पे क्या क्या फॉर्मूले होंगे, a + b - ab अपॉन 100, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर जब कुछ आइटम्स यार फ्री में दिए जाते हैं डिस्काउंट के तौर पे, जैसे कि बाय 4 गेट 3 फ्री, ये स्कीम चल रही है, बताओ कितने % का डिस्काउंट हुआ। और आपका सीपी और एमपी में रिलेशन, इस पे भी सवाल आपका आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, इनमें क्या रिलेशन होता है ये भी आप लोगों को करके जाना है। इसी तरीके से आप लोग औसत में देखो कि यहाँ पे किससे किससे आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, जब कोई एक नया मेंबर ग्रुप को ज्वाइन करता है, वो जो बैट्समैन वाले सवाल नहीं होते हैं कि एक बैट्समैन था उसने अपनी 13वीं पारी में 100 रन बना दिए तो इसका औसत बढ़ गया। ठीक है, जब गलत डेटा एंटर कर दिया जाता है, ठीक है, वेटेड मीन या फिर वेटेड एवरेज बोल दो, और यहां पर आयु वाले प्रश्न। इसी तरीके से जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी आप लोग को यहां पर देखना है। ठीक है, ये एपी हमारी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का कैसे औसत निकाला जाता है, इस पर डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। फिर इसी तरीके से आप लोग देखोगे तो अनुपात में क्या क्या पढ़ना है, सिक्के वाले सवाल हो गए, आयु वाले प्रश्न 2024 में इस पे सवाल आ गया था। फिर आय और खर्चा, ठीक है, आय खर्चा और बचत, ये वाले प्रश्न जो है ये भी आपके अनुपात में बनते हैं, ये आप लोग को पढ़ के जाना है। ऊपर वाले दोनों तो बहुत ईजी है, ये सब बच्चा वैसे ही कर लेगा, है ना भाई। इसी तरीके से आप लोगों को जो समानुपात, ये अनुपात का हो गया, समानुपात में क्या क्या चीजें पढ़नी है ये भी लिखा हुआ है, माध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या होता है। ठीक है, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम प्रोपोर्शनलिटी। इसी तरीके से साझेदारी में यार केवल एक ही तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो इस वाले कंसेप्ट से बनते हैं, यही बस आपको पढ़ के जाना है। मैंने बताया मिक्सचर एलिगेशन अभी देखो समय नहीं है तो इसको आप लोग छोड़ दोगे,
पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, नहीं पढ़ा तो अब इसको आगे नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से साधारण ब्याज, देखो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यार काफी बड़ा है, ये आप लोग इस समय नहीं कर पाओगे, समय की कमी है, क्योंकि आप लोग के पास नया नहीं कर पाओगे। अगर पहले से पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हो। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया समय और कार्य में आपको कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, वो सवाल जिसमें एलसीएम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर रेट इनटू डेज वाले प्रश्न, जब ऑल्टरनेट डेज यानी कि वैकल्पिक रूप से काम करवाया जाता है लोगों को। एमडीएच वाला कंसेप्ट, मैन इंटू डे इंटू आवर वाला कंसेप्ट हो गया। और फिर हमारे टीम बेस्ड सवाल, ठीक है, कि 8 पुरुष है और 10 महिलाएं हैं, ये लोग काम को कर ले रही हैं 20 दिन में, ठीक है। ये हमारे टीम वाले सवाल हो गए। बस इन्हीं से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हर चैप्टर को भी आप लोग यार एक एक दो दो दिन देते चलोगे, आपका समय से पहले जो है पूरा रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी के संग मैं आपको बता दूं कि नल और टंकी अगेन बहुत सिंपल है। अब ये समय, चाल और दूरी में आपको क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हो कि यार डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड सवाल आते हैं आपके पास, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने लगा दिया, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मुला लगा दिया, टाइम का फॉर्मुला, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। फिर इसी के साथ साथ आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। होता क्या है, जैसे मीटर प्रति सेकेंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना आना चाहिए, या फिर ये दिया गया था तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलना आना चाहिए। अब यहां पर एक तो देखो आपका औसत जो चाल होता है, इससे सवाल जरूर बनते हैं। चोर पुलिस वाले सवाल बहुत जरूरी है। और जो ट्रेन वाले प्रश्न नहीं होते कि एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, या फिर एक ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, ये सब जो हम लोग को कंसेप्ट करने ही करने हैं। और इसके अलावा ये भी 2 फंडे आप लोग को मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कंसेप्ट, जब दूरी सेम होती है, ठीक है, जब 2 केस में सेम दूरी तय करी जाती है तो क्या शॉर्टकट लगाया जाता है, ये आप लोग को पढ़ना है। और जब मीटिंग टाइम सेम होता है तब सवाल कैसे बनेंगे, बस इतना करने की जरूरत है। इतना आप लोग कर सकते हो, मैं खुद जानता हूं, ठीक है। फिर अगेन मैंने बताया यहां पर, अब नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम ऐसा है कि पढ़ने जाओगे तो इसमें 20-25 वैरायटीज निकल के आ जाएंगे, आपको मुश्किल से 4-5 देखो वैरायटी तैयार करके जानी है। एक इकाई का अंक कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि कुल कितने गुणनखंड है ये कैसे निकाले जाए, विभाजिता का नियम आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, और शेषफल परमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर एलसीएम एचसीएफ आप लोग को मालूम है, सीधे नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ आप लोग से पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। अब सरलीकरण में कौन कौन से सरलीकरण आप लोग के बनते हैं पेपर में, देखो एक तो आपके बोर्ड मास वाले प्रश्न बन जाएंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल यानी कि आपका भिन्न और दशमलव वाले सवाल बनते हैं। सीरीज वाले प्रश्न, मैंने बोला था एक सवाल सीरीज का जो है वो हर आपका शिफ्ट में आया था, इस बार दोबारा से आएगा। इसमें आपकी समांतर श्रेणी यानी कि एपी शामिल होती है। और अब एक नई वैरायटी है जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, इस पर भी आपके यहां सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप लोग के पेपर में कभी ये लिखकर आ गया, ठीक है, तो परेशान मत होना कि सर इतना कठिन सवाल आ गया था, ये तो हम लोग कर ही नहीं पाए। ये फॉर्मूला जो होता है, मतलब ये सवाल होता है डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस है, तो फॉर्मूले वाले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। इसका पता है उत्तर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2.3 प्लस 5.2 करने पे आपका आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यहां पर लग गया, ठीक है। तो देखो मुंह जबानी इस प्रश्न को आप लोग कर सकते थे, 7.5 इसका उत्तर आ गया। इस तरीके के सवालों की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि तैयार करके जाना, प्रश्न में जो है मतलब इस पे प्रश्न जो है जरूर बन सकते हैं। फिर मैं अगर बात करूं 2D और 3D मेंसुरेशन में, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले कर लो, उसी पर डायरेक्ट सवाल आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहां पर बात करूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना आपको आना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है ये रटा होगा आपको। फिर एक जो वृत्त होता है और सेक्टर जो होता है, इसका क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। वर्ग हो गया यानी कि स्क्वायर, और ये आयत यानी कि रेक्टेंगल, इसका कैसे परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सब चीजें जो है भाई आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्किल और सेक्टर, ये हो गया 2D मेंसुरेशन। फिर इसके साथ साथ अगर मैं 3D मेंसुरेशन की बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्मूले आप लोग को रटे होने चाहिए। क्यूब आपका घन हो गया है, ये घनाभ हो गया, ये आपका गोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया, ये बेलन, और ये आपका शंकु हो गया। इन पे डायरेक्ट फॉर्मूले आप लोग रट लो। कौन कौन से फॉर्मूले, सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का,
लैटरल सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। आपके ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से आते हैं, ठीक है। और एक ही आखिरी वैरायटी मैंने आपके लिए लिखी हुई है, वॉल्यूम कंजर्वेशन वाले सवाल। जब ऐसे आप लोग ने अक्सर प्रश्न देखे होंगे कि एक बड़ा सा गोला है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले बना दिए गए, तो यहां पर भी इसी वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपका 3D मेंसुरेशन हो गया। और फिर भाई जब ये सब आप लोग खत्म कर लोगे, तब आखिरी में आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन करोगे, क्योंकि देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ बहुत नया नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रतिशत अच्छे से पढ़ा है, अनुपात अच्छे से पढ़ा है, औसत अच्छे से पढ़ा है, आप लोग से ये टेबल वाले सारे क्वेश्चन, लाइन वाले सारे क्वेश्चन और बार ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस पाए चार्ट में कुछ नई चीजें आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, तो ये भी आपका एक दिन में किया जा सकता है। इसी वजह से मैंने इसको सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, क्योंकि शुरू में करने बैठ गया कोई फायदा नहीं है ना। आखिरी में करने बैठना आप लोग को बहुत आसानी होगी। इस तरीके से आपको यार अगले जो अपने 25 दिन है वो देने हैं। कुल कितने चैप्टर थे मैंने आपके सामने ये लिख दिए हैं। आपको करना कितना कितना है प्रॉपर, आप लोग के पास डे बाय डे प्लान यहां से देखो जो है वो निकल कर आ गया है। अभी एक बार मैं आप लोग को दोबारा से यहां पे दिखा दे रहा हूं कि हमारे 1 2 3 4 5, फिर ये करना नहीं है, मैंने बताया ना, 6 7 और इसको 8 लिख दे रहा हूं यहां पर, 9 10 11 12 13 और यहां पे मान लो कि एक 14 हम लोग बीच में अगर कहीं और दे देंगे, तो कुल 15 यहां पर आप लोगों के पास जो है, क्योंकि मैंने यहां पे इन दो को पूरा दिन नहीं हुआ था, तो मान लो कि आधा आधा दिन हम लोग दे रहे हैं, तो कुल यहां पर जो है 15 चैप्टर हम लोग के पास निकल कर आ रहे हैं। अब इन 15 चैप्टर का आप लोग का जो रिवीजन है, प्रैक्टिस, वो आप लोगों को करनी है अगले 15 से 20 दिनों में, ठीक है। हो सकता है कि कुछ में आपको एक से ज्यादा दिन लग जाए, उतना समय आप लोग के पास है। लेकिन ये मत करना कि एक चैप्टर कोई पकड़ लिया, 3 दिन 4 दिन उस पर दिए पड़े हो, सब छूट जाएगा। इस पे आप लोग ने मान लो 4 दिन दे दिए, आखिरी के 2-3 चैप्टर छूट गए, इससे आपके 5 सवाल आए, उससे केवल 1 प्रश्न आया एग्जाम में, ठीक है। ये दिक्कत हो जाएगी। तो जो चीज यहां पर आप लोग को दी हुई है, ये स्टेप बाय स्टेप प्लान जो है, यही भाई आप लोग को फॉलो करना है। एंड मैं खुद देखो अभी आप लोगों के यहाँ पर चैनल पे जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही जल्द करवाना शुरू भी कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल खुद से पढ़िए, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी यार आप लोग को यही फॉलो करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटीड हो पाएगा, है ना। 25 दिन है, मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपका यार कीमती है, ठीक है। रात में अगर नींद आती है तो रात में आप लोग को कॉफी पीकर जगना है और फिर पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये 25 दिन एक बार गए, अब यार ये दोबारा नहीं आएंगे। आपके पास इतना सुनहरा अवसर आया हुआ है कि एक बार यार मान लो री एग्जाम बिगड़ गया था, तो आप लोगों के पास ये मतलब सॉरी एक बार आपका पेपर बिगड़ गया था, तो ये चांस की बात थी कि वो कैंसिल हो गया, दोबारा री एग्जाम आपका हो रहा है, ठीक है। आपकी अगर गलती हो गई थी पहली बार में, उसको सुधारने का पूरा पूरा आपको जो है वो मौका मिला हुआ है। तो इसका यार पूरा फायदा उठाइएगा, ठीक है। अगले 25 दिन आपका जो फ्यूचर है वो यार डिसाइड कर सकते हैं, इस बात को लिख के रख लीजिए, ठीक है। एक बार क्योंकि सरकारी नौकरी आप लोग की लग गई, उसके बाद अलग ही जो होती है लाइफ, वहां से आप लोग की चेंज होगी। ये चीज मैं जानता हूं, क्योंकि खुद मैंने कई जो है गवर्नमेंट जॉब्स निकाली हुई है, ठीक है। चलो, अब उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी लगी होगी स्ट्रैटेजी आप लोगों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पसंद आई हो स्ट्रैटेजी तो लाइक जरूर कीजिए, एंड नीचे मुझको कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा, ठीक है। बाकी आप लोग से विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।